बोर्ड क्लास 6 का हिंदी बुक है। बुक का नेम है मल्हार। चैप्टर 1 मातृभूमि का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला, ठीक है, मेरी समझ से का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाएं। पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? आंसर होगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2 है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, ठीक है, उत्तर होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब देखिए क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताएं कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो उत्तर देखिए, हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। दूसरा का देखिए क्या होगा, मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। विकल्प का चयन उचित है। अब देखिए, मिलकर करें मिलान, ठीक है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाएं। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए आपके पास इसी तरह का टेबल बना हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, उसका उत्तर आप लिख लीजिए। उत्तर पहला का मिलान 10 से होगा, दूसरा का चौथा से, तीसरा का छठा से, चौथा का आठवां से, पांचवा का तीसरा से, छठा का पांचवा से, सातवां का दूसरा से, आठवां का नौवां से, 9 का 7वां से और 10 का 1 से, ठीक है। तो ये जो संख्या है यहाँ देखिए शब्द के और ये वाक्य के आगे जो संख्या दिया गया है उसके बारे में नीचे बताया गया है, ठीक है। तो ये मिलान आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, पंक्तियों पर चर्चा, ठीक है। पंक्तियों पर चर्चा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए कौन सा है पंक्ति, वह वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। उत्तर देखिए, कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा है क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह से अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर आँच नहीं आने दी। अब देखिए, कवि भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता न रहे। अब देखिए, आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गर्वमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सोच विचार के लिए, ठीक है। क है इसका, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है, कोयल कहाँ रहती है? तो उत्तर होगा कोयल अमराइयों में रहती है। दूसरा है, तन मन कौन संवारती है? तो बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। तीसरा प्रश्न है, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर होगा झरने पहाड़ियों से झरते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर है, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया, ठीक है। पांचवा देखिए, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर होगा गौतम ने भारत का यश बढ़ाया। अब देखिए दूसरा पंक्ति, नदियां लहर रही है, पग पग झहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलौरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। झहर का अर्थ होता है बिखरना, चितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छठा छहर रही है, ठीक है। उत्तर है, नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। किसका पानी लहर रहा है? उत्तर होगा गंगा, यमुना और त्रिवेणी में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है।
अब है कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, ठीक है, तो इसको आप लोग आपस में डिस्कस करके खुद लिखेंगे। अब देखिए मिलान करना है, मिलान है। अब इधर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया, कुछ पंक्ति दिया गया है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 को हम मिलान करेंगे 2 से, उत्तर दूसरा का मिलान करेंगे तीसरा से, और तीसरा का मिलान करेंगे पहला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुमान या कल्पना से, ठीक है। अनुमान या कल्पना के अंदर में अब देखिए 2 क्वेश्चन है आपका। पहला है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। समूह में चर्चा करना है। पहला है अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? तो आंसर होगा वसंत ऋतु के आगमन के खुशी में कोयल पुकार रही होगी, अपने मित्रों को पुकार रही होगी, अपने मधुर आवाज़ से पुकार रही होगी, ठीक है। बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। पवन किसका तनमन संवारती है, वह यह कैसे संवारती है? उत्तर है सभी जीव और जंतु का तनमन संवारती है, वह यह अपने शीलता से करती है, ठीक है। अब देखिए शब्दों के रूप, ठीक है। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। अब देखिए क, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छठा निराली, पग पग झर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। घर घर, घर घर मतलब हो जाएगा प्रत्येक घर, तो उत्तर होगा प्रत्येक घर। बाल बाल, हर बाल, ठीक है। यहाँ पे बाल बच्चा को समझा जा रहा है तो हर बच्चा हो गया। एक एक बाल या फिर बाल, अगर हम सिर के बारे में बात करें, सिर के बाल के बारे में, तो हो जाएगा एक एक बाल की बात हो रही है। विशेष रूप से एक अर्थ ये भी होता है कि थोड़े से अंतर से बचना, जैसे वह गिरने को था पर बाल बाल बच गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखिए सास सास मतलब कि हर सास। देश देश मतलब प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत, ठीक है। अब देखिए ख में, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए, ठीक है। संकेत देखिए जैसे तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रन, सिद्धि आदि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में भूमि है आपके पास, ये ऊपर वाला फोटो होगा, और ये साइड में जो ये बादल जैसा है उसमें आपको लिखना है। तो भूमि से आप क्या बना सकते हैं, रन। ऊपर में देखिए यहाँ दिया है रन, तो रन अगर जोड़ देंगे भूमि में, यहाँ रन दिया है, अगर हम रन जोड़ेंगे भूमि में तो क्या बन जाएगा, रन भूमि। तप जोड़ेंगे तो तप भूमि, रंग जोड़ देंगे रंग भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, देव भूमि। तो इसी तरह आप लोग अपना लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाए, जग को दिया दिखाया, ठीक है। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलाकर ऐसे शब्दों को सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे घड़ा घड़ी, उसी तरह शब्द बनेगा चांद चांदी, घट घाट, चना चीन, मेला मेला, ठीक है। अब देखिए पाठ से आगे आपकी बात। क है, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताएं, ठीक है। तो इस छात्र छात्राएं क्या करेंगे, इस बिंदु पे खुद कहाँ आप रहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा अपने स्थान के बारे में, तो उसका वर्णन खुद आप लोग इसको कर लेंगे। अगर जहाँ भी आप रह रहे हैं, भारत के किस स्थान पर रह रहे हैं, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद वहाँ अगर कोई नदी है, कोई पर्वत है, कुछ भी ऐसा अच्छा झरना है, तो अगर वो है तो उसके बारे में लिखना है। खान पान के बारे में लिखना है कि आपके उधर का कुछ क्या प्रसिद्ध है। जैसे कि अगर हाजीपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में जैसे लीची प्रसिद्ध है। अगर हम हाजीपुर की बात करें तो केला प्रसिद्ध है। उसी तरह आपके उधर मधुबनी की, दरभंगा तरफ की बात करें तो उधर मखाना प्रसिद्ध है। तो आपके उधर क्या प्रसिद्ध है वो आप लिखेंगे, उस तरह का कुछ, ठीक है। प्रसिद्ध कोई स्थान है वो लिखेंगे, कैसा जलवायु है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने जगह के बारे में खुद से लिख लेंगे, ठीक है। जलवायु में कैसा मौसम रहता है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए ख, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए
उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो उत्तर में मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं, उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती है। अब देखिए पापा, आपके पापा में आपको जो बातें अच्छी लगती है वो आपको लिखना है। अगर नहीं समझ है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और डेली सुबह में व्यायाम करते हैं या लंबी सैर पर जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, समाज सेवी हैं। जो भी आपको लगे, अगर आपके मम्मी पापा में जिसके बारे में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से देख लीजिएगा, 8 पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वंशी से, ठीक है। अब देखिए, श्री कृष्णा ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, ठीक है। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। वादों के नाम का शब्द जाल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मतलब दिया गया है, यहाँ आपको पहले शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फोटो में ये सब फोटो देखिए, पहला है अलगोजा, आपको लिखना है। दूसरा में बिन लिखना है। तीसरा जो है बांसुरी का फोटो है तो बांसुरी लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अब है चौथा में सिंगी है। पांचवा में शहनाई है। छठा में नादस्वरम है, ठीक है। सातवां में भंकोरा है। आठवां में शंख है, ठीक है। सारे ये फोटो का नाम है। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए, ठीक है। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई मात्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी अक्षर में मात्रा लगा के आप एक सार्थक शब्द बनाना है। तो देखिए, पहला है महासागर है। दूसरा हो जाएगा हिमालय। तीसरा हो जाएगा गंगा। चौथा हो जाएगा भीतर। पांचवा हो जाएगा कोयल। और छठा हो जाएगा पवन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से। अब चलिए आगे। अब है साझी समझ, ठीक है। अपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी, ठीक है। इसके ऊपर आपको झरोखे से में वंदे मातरम और उसका अर्थ दिया गया है, उसमें बस चर्चा करना है, इसलिए उसको इसमें हम नहीं जोड़े हैं। वो आप बुक से ही देख सकते हैं, क्योंकि कविता के साथ साथ उसके सामने उसका अर्थ भी दिया है। चलिए अब आगे देखिए। साझी समझ, आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है। अब देखिए, उत्तर है मातृभूमि एवं वंदे मातरम में समानता क्या है। पहला है नदियों द्वारा जल से परिपूर्ण, फलों से परिपूर्ण, शीतल मलय पवन का बहना, ठीक है। दोनों में ये चीज़ कॉमन है, मतलब एक चीज़ बताया गया है। लेकिन असमानताएं देखिए क्या है। मातृभूमि कविता में क्या क्या बताया गया है। मातृभूमि कविता में बताया गया है हिमालय एवं सागर की चर्चा की गई है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हिमालय एवं सागर की चर्चा। धरती को मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि आदि नामों से पुकारना, ठीक है। इन सब नामों से पुकारा गया है। अब देखिए, बुद्ध, राम, सीता, कृष्ण का वर्ण, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई है। झरने पहाड़ियों को दर्शाना, पक्षियों की चहक दर्शाना, ठीक है। अब वंदे मातरम में देखिए, वंदे मातरम में क्या किया बताया गया है। भारत माता को प्रणाम, ठीक है, भारत माता को प्रणाम किया गया है। अन्य से परिपूर्ण खेत बताना, चंद्रमा के शोभायमान प्रकाश की छठा का चित्रण, ठीक है। खिले फूलों से सुशोभित पेड़ों की शब्द चर्चा, सदा हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, वरदान देने वाली भारत माँ को प्रणाम करना, ठीक है। अब देखिए, नीचे आपको 4 टॉपिक दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें से एक टॉपिक हम ले लिए हैं, पुष्प की अभिलाषा। अब देखिए, पुष्प की अभिलाषा का लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और वो क्या कह रहे हैं इस कविता में। चाह नहीं मैं सुवर बाला के गहनों में गूंथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ।